हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल की एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटी के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को रिवाइज करेंगे। आप साथ साथ में अपने आंसर्स जो है वो मार्क कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आपके पास नीचे कोड्स दिए हुए हैं और आपको अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो किन किन आर्टिकल्स को कवर करता है। तो चाहे आपका आर्टिकल नंबर 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये 5 आर्टिकल्स जो है वो आपके फर्स्ट फंडामेंटल राइट में कवर होते हैं। जो आर्टिकल 14 है आपका, इसमें 2 फ्रेजेस यूज़ किए हुए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये यूके का कॉन्सेप्ट है और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। जो आर्टिकल नंबर 15 है ये सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन की बात करता है। आर्टिकल 16 आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और ऐसे ही आपका आर्टिकल नंबर 18 जो है वो अवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। जो आपके पास आर्टिकल नंबर 13 है इसमें क्या बोला गया है, जो आपके पास आर्टिकल नंबर 13 है ये आप इसमें बोला गया है कि ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट के साथ में के अगेंस्ट में हैं उनके लिए जो जुडिशरी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो आपका आर्टिकल नंबर 13 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिकली आपका जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरेशन ऑफ विच टाइप, यूएसए, कैनेडियन टाइप, ऑस्ट्रेलियन टाइप, स्विट्ज़रलैंड टाइप। तो हम अपने पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया का फेडरल मॉडल है और कनाडा का फेडरल मॉडल है वो आपस में बहुत रिजेंबल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैनेडियन टाइप। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज़ में रहा है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48। तो जो आर्टिकल नंबर 44 है हमारे डीपीएसपी में वो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आपके जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है या आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 46 में आपके SC STs के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट की प्रमोशन की बात की, प्रोटेक्शन की बात की है। या आर्टिकल 48 आपका काउ स्लॉटरिंग से रिलेटेड है। 48A जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है वो आपके वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको BR अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आर्टिकल नंबर 32 में कितने टाइप की रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपकी 5 टाइप्स की रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। चाहे वो हेवियस कॉर्पस हो या आपके पास मैंडामस हो, प्रोहिबिशन हो, सशरेरी हो, या आपके पास एक कौन सी है, मैंडामस है, हेवियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, सशरेरी है, या आपके पास में कोवरंटो है। ठीक है जी। आर्टिकल 19 आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। कौन कौन से 6 राइट टू फ्रीडम्स जो हैं, 6 राइट्स कौन कौन से राइट्स हैं आपके पास, चाहे स्पीच या एक्सप्रेशन हो, या आपके पास राइट टू असेंबल का राइट हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो, या राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या राइट टू रेसिडेंस का राइट है, या प्रोफेशन का राइट। ये आर्टिकल 19 में इसकी बात की हुई है। आर्टिकल 14 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
और आर्टिकल 21 आपका लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये जो पार्ट वाला पोर्शन है ये बहुत कंफ्यूजिंग है और मैच ऑफ द फॉलोइंग में, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 में ऐसे करके आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में किस किस चीज़ के बारे में बोला गया है। जो ए है आपका पार्ट 15, ये आपका इलेक्शन की बात करता है। ऐसे ही पार्ट 14 जो है उसमें सेंटर और स्टेट में जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये जो है इसके बारे में 14 में बोला हुआ है। पार्ट जो 10 है आपका डी में, जो पार्ट 10 है आपका, ये आपके शेड्यूल्ड एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। और जो पार्ट 12 है अब वो आपका सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल प्रोविजंस। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल प्रोविजंस की जगह आप फाइनेंशियल इमरजेंसी कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 56, आर्टिकल 360, 352, 356, 360, 361। तो आर्टिकल नंबर जो 360 है आपका, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। और हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी हुई। जो आर्टिकल नंबर 352 है ये हमारे नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की हो सकती है, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। जो इंटरनल इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पर लगती है, और जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लग सकती है। तो कौन इशू करते हैं, कौन लगाते हैं इमरजेंसी? ये हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसके लिए उनको कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी के लिए विद इन 2 मंथ्स स्पेशल मेजर होता है। तो जो ये आर्टिकल 352 के प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 356 में आपके पास प्रेसिडेंट रूल की बात की हुई है। अगर कभी प्रेसिडेंट को ये लगे कि स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा, या टर्मोइल की सिचुएशन है स्टेट्स में, या गवर्नर के रिकमेंडेशन से आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में लग सकते हैं। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 में क्या है? आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो इम्यूनिटीज़ है उसकी बात की गई है। कौन सी इम्यूनिटीज़? जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं हो सकती हैं, या अगर सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी तो उसके लिए 2 मंथ्स की एडवांस नोटिस लगेगी, या जो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा। तो ये जो इम्यूनिटीज़ की बात है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, ये आर्टिकल 361 में मेंशन किए हुए हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 360। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड। शेड्यूल से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजंस हैं। ए 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कौन सा शेड्यूल है? 11th शेड्यूल में हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की हुई है। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये जो पर्टिकुलर पावर ऑफ पंचायत है इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 जी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की हुई है। जो हमारा 10th शेड्यूल है इसमें क्या है? इसमें एंटी डेफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। एंटी डेफिकेशन लॉ जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड हुआ था उसका जो बताया गया है वो 10th शेड्यूल में बताया है। ऐसे ही 9th शेड्यूल आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, और जो 8th शेड्यूल है ये लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनकी बात करता है। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
जो कि 1967 में आया था। तो उसमें सिंधी लैंग्वेज को जो है वो 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। इसके अलावा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 3 और लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में ऐड कर दी गई। कौन कौन सी थी? कोनकरी थी, फिर नेपाली थी, फिर मणिपुरी थी। इसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसमें 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया। बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई। इसके बाद जो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, उसमें उड़िया को रीनेम किया गया था। तो जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है वो बताई हुई हैं, और ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी इसमें। तो जो हमारी इसमें आप इंग्लिश को कंफ्यूज नहीं करोगे, इंग्लिश को 8th शेड्यूल में बिल्कुल नहीं मेंशन किया हुआ। और जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो सारी की सारी 8th शेड्यूल में मेंशन है। अभी रिसेंटली एक नई लैंग्वेज को इस शेड्यूल में ऐड करने की बात चल रही है, तो उसको भी आप अभी देख लें। लेकिन अभी के लिए 22 लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, तो आप इन सभी अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास था ऑप्शन नंबर डी, 11th शेड्यूल। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास है आर्टिकल 333 आपके पास है 17 to 20, आर्टिकल 5 to 11, या आर्टिकल 1 to 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आपके सिटीजनशिप के प्रोविजंस के बारे में बात की हुई है। जैसे सिटीजनशिप के जो भी प्रोविजंस थे वो आर्टिकल 5 में बताए हुए हैं। आर्टिकल 6 में ऐसे प्रोविजंस है जैसे इंडिया में जो माइग्रेट होकर आए ऐसे सिटीजन्स के जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 में ऐसे पर्सन्स जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होकर चले गए लेकिन वापस बाद में इंडिया में वापस आ गए, तो उसका जो प्रोविज़न है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस आपके आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में आपके ओवरसीज़ पर्सन से रिलेटेड जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 8 में है। ऐसे ही आर्टिकल 9 आपका बोलता है कि ऐसा कोई सिटीज़न जिसने वॉलंटरली किसी फॉरेन सिटीजनशिप को ले लिया है उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात आर्टिकल 9 में हुई है। आर्टिकल 10 और 11 आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो उसको जो एम्पावरमेंट दी हुई है वो पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकती है। तो जो आर्टिकल 5 से 11 में आपके सिटीजनशिप के राइट्स की बात की हुई है, सिटीजनशिप्स के प्रोविजंस की बात की है। जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी की बात की है। आर्टिकल 18 में हमारे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की है। आर्टिकल 19 में आपके पास 6 फ्रीडम राइट्स हैं। आर्टिकल 20 आपका किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 20 आपका कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल नंबर 22 है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये मिक्स हो जाते हैं। तो जो आपका 22 है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है। जो आपका आर्टिकल नंबर 20 है वो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड है, और आर्टिकल 22 आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, मिक्स नहीं करना है इनको। जो आर्टिकल 1 से 4 में आपके क्या क्या मेंशन है, तो आर्टिकल 4 में तो हमारा देश का नाम ही मेंशन है और देश की टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो अभी रिसेंटली करंट में भी चला था कि इंडिया है नेम या भारत है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 उसमें इंडिया दैट इज़ भारत, उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया है। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है, दोनों मेंशन है आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल 2 में जो है वो नई स्टेट्स को एडमिट या इस्टेब्लिश किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 में स्टेट्स की बाउंड्रीज या स्टेट्स के नेम्स उनको चेंज किया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 4 में क्या है?
आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा है कि जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा 368 के अंडर, ठीक है। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हमारे पास वो था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स। जो ग्रांट्स आती हैं सेंटर से स्टेट्स को वो किस आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 273, आर्टिकल नंबर 274, 275 या 276। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 275। 275 में जो सेंटर से ग्रांट्स जाती हैं स्टेट्स के लिए उसके बारे में बोला हुआ है। जो आर्टिकल नंबर 276 है वो किससे रिलेटेड है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट या आपके प्रोफेशन के ऊपर टैक्स लगते हैं उसको उसके रिलेटेड बोला गया है आर्टिकल नंबर 276 में। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 274 ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 274 में जब किसी असेंबली में, स्टेट की असेंबली में ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जो उस स्टेट के टैक्सेस से रिलेटेड हो, तो उस केस में उस बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल 274 जो है वो ऐसे बिल स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है टैक्सेस वाले बिल्स के केसेस में, तो वो वाला जो आर्टिकल है आपका 274 से रिलेटेड है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, ये था आर्टिकल 275। तो आपके पास ये सारे जो पॉइंट्स बताए हैं ये क्लियर हो गए हुए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो एक क्वेश्चन था, ये रिट्स वाला क्वेश्चन, ये जो 32nd आर्टिकल है ना। तो हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है, ठीक है, तो जो कोर्ट है वो हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू कर सकता है ताकि जो डिटेंशन की लीगैलिटी है उसको चेक किया जा सके। अगर तो डिटेंशन लॉफुल है, अगर तो डिटेंशन लॉफुल है तब हैबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं होगी, या कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है तब भी हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू नहीं होगी। हैबियस कॉर्पस की रिट आपकी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट रिट है मैंडामस, मैंडामस किसके अगेंस्ट में इशू की जाती है, कोर्ट जब किसी पब्लिक अथॉरिटी को, जो कोर्ट है वो ये कह सकता है कि आप अपने पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करिए, ठीक है जी। तो कोर्ट जो है वो पब्लिक ऑफिशियल्स को उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो है वो मंडामस की रिट जो है वो इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ केसेस, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किन किन के अगेंस्ट में मंडामस जो है वो ये वाली रिट इशू नहीं हो सकती है। तो जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए या गवर्नर हो गए हमारे, या चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के, इनके अगेंस्ट में मंडामस की रिट जो है वो इशू नहीं हो सकती। इसके अगेंस्ट में अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है या कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मंडामस की रिट जो है वो इशू नहीं हो सकती। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में रिट्स इशू हो सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शंस जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिट थी हमारे पास प्रोहिबिशन की, जो प्रोहिबिशन की रिट है ये जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इशू होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में ये रिट इशू नहीं होती। ये रिट जो है वो प्रिवेंटिव इन नेचर होती है, और इसमें हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स को ये कह सकते हैं कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही परफॉर्म करिए, अपनी ज्यूरिसडिक्शन को सरपास मत करिए, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन को सरपास नहीं करने के लिए, उसके लिए एज अ प्रिवेंटिव इस रिट को जो है वो मेजर, प्रिवेंटिव मेजर जो है वो प्रोहिबिशन को हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट्स के लिए इशू किया जाता है। तो हमारे पास जो अगली रिट है वो है सर्शियोरेरी। जो सर्शियोरेरी है ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों हो सकती है, इसकी नेचर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही है। जब कोई ऐसा केस लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उनके ट्रांसफ़र के लिए इस रिट को जो है वो इशू कर सकते हैं। जो डिफरेंस क्या है आपका सर्शियोरेरी और प्रोहिबिशन के बीच में,
कि जो सर्शियरी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में भी इशू हो सकती है, लेकिन जो आपकी प्रोहिबिशन वाली रिट है ये सिर्फ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में ही इशू होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकती। हमारी लास्ट रिट थी को वारंटो की लिस्ट। रिट जो है वो, अगर कोई पब्लिक ऑफिस पे कोई अपना क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम की लीगैलिटी को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट जो है वो को वारंटो की रिट जो है वो इशू कर सकते हैं, है ना। तो ये 5 टाइप की रिट्स जो है वो आर्टिकल 32 में बताई हुई है। तो आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।